गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक इस चैप्टर का नाम हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th में जाते हैं तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही होता है अलग से। कार्बन हमारे लिए कितनी उपयोगी है। सभी जीवों में कार्बन मौजूद होता है और आज 1,60,00,000 से भी ऊपर प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कार्बनिक के यौगिक का निर्माण किया जा चुका है। हमारे दैनिक जीवन में इसका कितना महत्व है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन का जो संकेत होता है वह C है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नील्स बोर के अनुसार है, सेलों में विभाजित होती है इलेक्ट्रॉनों को, तो 2 और 4 ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी संयोजकता हो गई 4, संयोजकता 4 है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, क्योंकि एक ऐसा ही चैप्टर है ही कि इसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना करना ही मुश्किल हो जाती है। ये चैप्टर तो हर एक बोर्ड में रहना ही है। शायद आई होप राजस्थान बोर्ड में नहीं हो, कार्बन और उसके यौगिक राजस्थान बोर्ड में क्लास 10 में ना दी गई है, लेकिन एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ये तो बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि कार्बन के बारे में आप विस्तार से लिखें। कार्बन क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसके कुछ अपरूपों को लिखें। तो इतना बात से आप अवगत हो गए होंगे कि कार्बन एक अधातु है, जो एलिमेंट का एक अधातु है। मैंने पिछले चैप्टर में धातु में आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हमें धातु और अधातु में फर्क करना हो, तो अगर उसकी संयोजकता 1, 2, 3 होती है, यानी लास्ट कक्षाएं में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वह धातु होता है। अगर अंत में 5, 6, 7 है, अगर त्यागने की क्षमता है 1, 2, 3 तो वह धातु हो गया। अगर ग्रहण करने की क्षमता है तो अधातु हो गया। लेकिन 4 है जो उपधातु में आता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कार्बन हमारा अधातु कैटेगरी में है। कार्बन को अधातु में रखा गया है। कार्बन, मैंने एक पहचान और बताया था आपको कि अगर अंत में ना हो तो अधातु होता है और अंत में यम हो तो वह धातु होता है। तो कार्बन देखिए, ना आ गई, एन आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बन अधातु ही होंगे, क्योंकि अंत में लास्ट लेटर जो है वह एन है। इतना तो हम लोग जान गए कि कार्बन की संकेत क्या होती है, उसकी परमाणु संख्या क्या है। और जहाँ तक एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास की मैं बात करूँ, एटॉमिक मास जिसे परमाणु भार कहा जाता है, परमाणु भार, तो यह है कार्बन का 12। कार्बन का परमाणु भार 12 है, परमाणु संख्या 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया 2, 4, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 होती है। जब फार्मूला से आप पढ़े होंगे क्लास 9 में ही, 2n स्क्वायर, जहाँ n कक्षा की संख्या होती है, तो फर्स्ट सेल में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, लेकिन कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था ही, तो पहली कक्षा तो पूर्ण हो गई, अब बचा 4। तो कार्बन के गुण अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि कार्बन मौजूद किन किन रूपों में है। कार्बन मौजूद जो है वह किन किन रूपों में, कितना परसेंटेज में है, हम लोग पहले उसे समझ लेते हैं। तो पृथ्वी पर जो है वह कार्बन पृथ्वी पर 0.02% विद्यमान है। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% विद्यमान है
और वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 के रूप में है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है कार्बन मौजूद 0.03%। ये तो हो गई बात वायुमंडल की और पृथ्वी की। पृथ्वी पर यानी भूमध्यरेखा में 0.02% विद्यमान है। कुछ कार्बन के अपरूप जो हैं वह फ्री स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में जो कार्बन के अपरूप हैं वे हीरा हो गए, ग्रेफाइट हो गए, कोयला हो गए। ये सारा भूमध्यरेखा से निकाली जाती है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये हो गई कार्बन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर कितने परसेंट है, तो 0.02%, वायुमंडल में 0.03%, जो कि CO2 के रूप में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में है, और मुक्त अवस्था में हो गया हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। संयोजित अवस्था में देख लीजिए, संयोजित अवस्था में कार्बोनेट खनिजों में मौजूद होता है। कार्बोनेट बोले तो CO3 कार्बोनेट खनिजों में मौजूद होता है यानी पाया जाता है। ये तो बात हो गई हमारी कार्बन की उपलब्धता कि किन रूपों में और कितना परसेंट कहाँ मौजूद होता है कार्बन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है। सुबह से शाम तक, जागते से सोते हुए तक कार्बन से ही हम लोग रूबरू होते हैं। सुबह उठे, ब्रश लिए कार्बन, साबुन लिए कार्बन। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में भी, जो आहार में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब में कार्बन मौजूद होता है। वसा, तेल, घी, ये सब में कार्बन ही मौजूद होता है। अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा में भी कार्बन है, संश्लेषित कार्बन मौजूद होता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है, जैसे DDT में भी कार्बन मौजूद होता है। ईंधनों में भी, जैसे CNG आ जाए, LPG गैस आ जाए, यानी पेट्रोलियम पदार्थ में भी होता है। CNG में मेथेन होता है ना, CH4, तो कार्बन के हो गई ना यौगिक, कार्बन गैसों में मौजूद होता है। एक कार्बन का प्रयोग आहार में आपने देख लिया, भोजन में, वस्त्र में देख लिया, और कुछ और हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले सामानों में, जो प्लास्टिक का बना हो, जैसे साबुन हो जाए, ब्रश हो जाए, हमारा टूथब्रश जो होता है, ये सबों में भी कार्बन मौजूद होते हैं। इसका प्रयोग ड्रग्स में भी किया जाता है, यानी दवा में, औषधि में भी किया जाता है इसका प्रयोग। औषधि में भी, जैसे एंटीबायोटिक बनाने में, जैसे पेनिसिलिन में, स्ट्रेप्टोमाइसिन में, और इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में भी कार्बन का प्रयोग होता है। जैसे अब मान लीजिए डायनामाइट बनाने में भी कार्बन का प्रयोग होता है। तो कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग है, उसको मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे लिए कार्बन कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीवों में कार्बन मौजूद होता है, यानी कार्बन के बिना जीवन जीना नामुमकिन है। कार्बन सभी जीवों में मौजूद होता है। इसे आप लोग 7-8 क्लास में भी समझ रखे होंगे कि प्रत्येक जीवधारियों में कार्बन होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ बाउल लेते हैं, कटोरे लेते हैं, कुछ कटोरे लेते हैं। किसी एक में पंख डाल दिए, फीदर यानी चिड़ियों का पंख, किसी में मनुष्य का बाल डाल दिए, किसी में मान लीजिए कोई जीव है, छोटे जीव, चूहे ले लीजिए, उसका चमड़ी डाल दिए, सूखा हुआ खाद्य पदार्थ डाल दिए, जैसे चावल, गेहूँ, और ये सबों को हम क्या कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। तो जो यहाँ काला पदार्थ अवशेष बचता है वह क्या होता है, कार्बन होता है, और यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है। हम प्रयोगशाला में, लैब में इसे कर सकते हैं। इसके गैस को एकत्र करेंगे और चूना जल में डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। इससे पता चलता है कि एक कार्बन था, जो पदार्थ इसमें दिया गया था कार्बन था,
क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 उसने बना दिया, तब तो चूना जल दूधिया हो गया। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सभी जीवों में कार्बन मौजूद होता है, सभी जीवों में कार्बन मौजूद होता है। तब यहाँ याद आते हैं बर्जीलियस। यहाँ एक वैज्ञानिक याद आते हैं हम लोगों को, जिनका नाम है बर्जीलियस। उनके बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ लें, क्योंकि उन्होंने एक जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। बर्जीलियस ने एक जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसके अनुसार अर्थात हम अब आपको डिफाइन कर रहे हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसे 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिए थे। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है जी। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? बर्जीलियस ने। कब किया? 1815 ईस्वी में। अगर एग्जाम में आ जाए जीवन शक्ति का सिद्धांत लिखें, जो कि आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव में, मैक्सिमम 2 नंबर का रहेगा। लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पीस बन रहा है जी। कब और कौन? जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्जीलियस ने। कब किया? 1815 ईस्वी में। अब हम लोग इस सिद्धांत को देखते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत तो है क्या। जीवन शक्ति का सिद्धांत तो है क्या? सजीवों में अर्थात सभी जीवित पदार्थों में, सजीवों में का अर्थ हो गया सभी जीवित पदार्थों जिसमें लाइफ होता हो, जिसमें जीवन होता हो, चाहे वह वनस्पति हो या तो फिर जंतु हो। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं विटल पावर। यानी गौर समझिए, भगवान समझिए, एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है। यह बात कहे थे बर्जीलियस ने कार्बन के को मद्देनजर रखते हुए कि कार्बन की जो उत्पत्ति है सभी जीवों में किस प्रकार से होती है। उन्होंने कहा कि सजीवों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, विटल पावर द्वारा होता है। ये बात बर्जीलियस ने कहे थे। उस समय जो उनको समझ में आया, बोले। इनके ही बर्जीलियस महोदय का ही एक शिष्य थे वोहलर, जिन्होंने प्रयोग के माध्यम से कृत्रिम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिए। इनका शिष्य वो थे। तो यहाँ से सवाल आता है, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक जिसे वोहलर ने बनाए उसका नाम है यूरिया, जो 1828 ईस्वी में उन्होंने ऐसा कर दिखाया और बर्जीलियस के सिद्धांत को गलत खारिज कर दिए। क्योंकि बर्जीलियस ने यह कहे थे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, वह उसे मानव नहीं निर्माण कर सकता है, मनुष्य उसे निर्माण नहीं कर सकता है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, मतलब कृत्रिम, मानव निर्मित, मैन मेड, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक
का निर्माण बर्जीलियस के एक शिष्य यानी स्टूडेंट शिष्य ने ही 1828 ईस्वी में उनका नाम था पूरा फ्रेडरिक बोहलर। शिष्य का क्या नाम था जी? फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किए। चलिए यहां से सवाल आ सकते हैं, अच्छी पॉइंट है। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया का निर्माण किसने किए? बोहलर ने। किनके शिष्य थे? वर्जीलियस के। कब किए? 1828 ईस्वी में। किस प्रकार किए? तो अमोनियम साइनाइड को गर्म कर रहे थे, तब उन्हें एक नया यौगिक दिखाई पड़ा, समझ में आया उन्हें, उस यौगिक का नाम रखा गया यूरिया। वैसे इसके पहले प्राकृतिक रूप से, जैसे हम लोग के टॉयलेट में यूरिया होता है, जंतु के टॉयलेट में यूरिया पाई जाती है, तो प्राकृतिक रूप से थी। लेकिन यूरिया जिसका प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में खेतों में करते हैं फसलों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, तो कार्बनिक यौगिक जो कि यूरिया था, इन्होंने ऐसा कर दिखाया, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था। आज हमारे पास अब प्रयोगशाला में 1,60,00,000 से भी ऊपर 1,60,00,000 से भी ऊपर बस क्या था? यूरिया का निर्माण होना था कि बस बाढ़ सी आ गई। वर्तमान समय में लगभग बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किए, उसके बाद बस बाढ़ सी आ गई संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने में। अभी वर्तमान समय में 1,60,00,000 से भी अधिक प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा चुका है। तो आखिर ये कार्बनिक यौगिक हैं, वो इतने ज़्यादा क्यों बनाए गए, क्यों बन रहे हैं? आखिर और दूसरे तत्वों से यौगिकों का निर्माण इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कार्बन में कुछ खास गुण हैं। तो अब हम लोग कार्बन के गुण के बारे में ही समझेंगे कि कार्बन के गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं चतुसंयोजकता। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके कि कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं। इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यही 4 इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कार्बन एक अधातु है। ये 4 कार्बन को यह त्याग कर अपना यह सेल पूर्ण करता है, या तो फिर 4 ग्रहण कर अपना सेल पूर्ण करता है, यानी अष्टक बनाता है। दूसरा कक्षा में 8 होती है। त्याग कर या ग्रहण करने की क्षमता तो हो गई, इसे साझा करने की भी क्षमता है कार्बन में। तो जो चतुसंयोजकता का जो गुण है, जिसके कारण ही कार्बन के सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक बनते हैं। हम लोग समझते हैं चतुसंयोजकता है क्या। इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु,
या कुछ अन्य, क्योंकि यह कार्बन क्लोरीन से, ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया करती है। एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है जिसके परिणाम स्वरूप ही कार्बन यौगिक की संख्या अधिक होती है, क्योंकि यह कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन से भी अभिक्रिया कर लेती है। यही गुण के कारण कार्बन यौगिक की संख्या अन्य किसी तत्वों के यौगिकों की संख्या से सर्वाधिक होती है। हम लोगों ने इस कार्बन का प्रथम गुण समझा। अब हम सेकेंड गुण समझते हैं, श्रृंखलन गुण। यह भी एग्जाम में आता है कि कार्बन का श्रृंखलन गुण जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाएं और लिखें। यानी कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या है? कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या है? हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, श्रृंखलन गुण। नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रृंखला, चेनिंग सिस्टम, जुड़ना, एक से दो, दो से तीन, इस प्रकार से जुड़ना। कार्बन में, क्योंकि देखिए कार्बन 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 से भी जुड़ता है और यह अन्य तत्वों से भी अभिक्रिया करता है। मान लीजिए क्लोरीन हो, मान लीजिए ऑक्सीजन हो, OH हो जिसे अल्कोहल कहते हैं, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सबों से अभिक्रिया करता है कार्बन। यही है श्रृंखलन गुण, श्रृंखला का गुण। तो कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु, कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। सीधी श्रृंखला क्या हुई? इस प्रकार का श्रृंखला होता है, वो सीधी श्रृंखला हो गई। सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला, जब हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला को देखेंगे, इस प्रकार का शाखा होता है, सी पर सी गया। तो शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला, ये तीन प्रकार के।
सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला। वलय के रूप में, जैसे बेंजीन देखिए, बेंजीन इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, C6H6 बनाएंगे बेंजीन का संरचना सूत्र देता है एग्जाम में प्रायः, यह इंटर के लिए उपयोगी हो जाएगा। तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। इसमें क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एक बंध यानी सिंगल, द्विबंध यानी डबल, त्रिबंध यानी ट्रिपल बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो हम लोगों ने देखा श्रृंखलन गुण कार्बन का, जिसके कारण कार्बन की यौगिक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बनाई जा रही है प्रयोगशाला में, और प्रकृति में भी अन्य तत्वों की अपेक्षा कार्बन के ज़्यादा अपरूप हैं, ज़्यादा यौगिक हैं। क्या है इसमें कि कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। एथेन, मीथेन छोड़कर, मीथेन में तो एक होता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन में चले जाइए, पेंटेन में चले जाइए, तो पेंटेन में हमारा कितना होता है, 5 कार्बन होता है। तो एक कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवें कार्बन, 5 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएगी, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन हम देंगे, आयोडीन है आयोडीन देंगे, OH है OH देंगे। तो इसमें जो श्रृंखलन का गुण है, जिसके कारण सीधी श्रृंखला वाले, शाखा श्रृंखला वाले और वलयाकार श्रृंखला वाले यौगिकों का ये निर्माण करते हैं, इन गुण के कारण ही कार्बन के सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब हम लोग कार्बन के अपरूप के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अपरूप किसे कहते हैं, पहले अपरूप समझ लिया जाए। अपरूप दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण समान, अपरूप किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के जो भौतिक गुण हो वह समान हो, भौतिक गुण समान हो परंतु रासायनिक गुण भिन्न हो। भौतिक गुण समान हो परंतु रासायनिक गुण भिन्न हो, यानी अलग हो, तो वह अपरूप कहलाते हैं। तो हम लोगों ने अपरूप के बारे में समझा, अपरूप की परिभाषा को समझ पाया। अपरूप किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जिनके भौतिक गुण तो समान हो परंतु उसका रासायनिक गुण भिन्न हो, रासायनिक गुण अलग हो, वे अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। अब हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के अपरूप है, वो किन अवस्थाओं में और कितने वर्गों में उसे डिवाइड कर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अपरूप के बाद अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अपरूप को समझेंगे, क्योंकि हमें इस चैप्टर में कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ना है, अर्थात ज़्यादा फोकस है हाइड्रोकार्बन पर। कार्बन के अपरूप देखते हैं। कार्बन के अपरूप, अभी तो परिभाषा हम लोगों ने देखा सिर्फ अपरूप का, और दूसरे तत्व का भी अपरूप होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है अभी कार्बन के अपरूप। यह दो अवस्थाओं में होती है, एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय।
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का अर्थात अर्थ हुआ कि जिसका सरफेस हो, सतह हो, क्रिस्टलीय। आइए कार्बन के हम दो पार्ट में बांटकर समझते हैं। एक हो गया क्रिस्टलीय, दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, और दूसरा है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय अपरूप। पहला हो गया क्रिस्टलीय, दूसरा हो गया आपका अक्रिस्टलीय। अब सवाल उठता है कि क्या क्रिस्टलीय में कौन कौन से अपरूप आते हैं और अक्रिस्टलीय के अंतर्गत कौन कौन से अपरूप आते हैं, जिसे हमें प्रस्तुत लेसन में पढ़ना होगा। क्रिस्टलीय के अंतर्गत पहले हो गई हीरा, दूसरा हो गया आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और तीसरा में आ जाइए फुलेरिन, मिस्टर बंक फुलेरिन, जिनके नाम पर फुलेरिन पड़ा है। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि फुलेरिन एक कार्बन का एक और अपरूप है, वो कैसे नाम पड़ा, मिस्टर बंक फुलेरिन कौन थे, वे कौन सा गुंबद बना रहे थे, किस प्रकार का बना रहे थे, तब उसका नाम पड़ा है, उस अपरूप का नाम फुलेरिन पड़ा है। C60 है इसका नाम। तो आइए हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि अक्रिस्टलीय अपरूप के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं। आइए सबसे पहले हो जाए कोल, फिर हो जाए कोक। चारकोल में दो होते हैं, एक होते हैं कास्ट चारकोल यानी लकड़ी वाले, लकड़ी का कोयला। एक हो गया जंतु चारकोल, जंतु चारकोल जिसे अस्थि चारकोल यानी हड्डी का बना हुआ, जिसका प्रयोग चीनी को साफ करने में किया जाता है, जंतु चारकोल का प्रयोग। आगे है काजल, फिर गैस कार्बन हो गए। तो हमें यही सब चीज़ों को कार्बन के अपरूप के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हीरा और ग्रेफाइट में अंतर समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर एग्जाम में आता रहता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है। और कैसे अपरूप है, तो क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय अपरूप है। उसका अंतर पहले हम लोग एक चार्ट बनाकर समझ लेते हैं, और चार्ट बनाकर समझने के बाद हम लोग उसकी रचना के बारे में पढ़ेंगे, संरचना, हीरा और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब जाके हमें समझ में आ जाएगा कि हीरा कठोर हार्डेस्ट क्यों है और ग्रेफाइट मुलायम क्यों है, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों होता है, हीरा कुचालक क्यों होता है, हीरा कठोर क्यों है, ग्रेफाइट मुलायम क्यों है। जब हम समझेंगे उसकी संरचना को तब हमें मालूम पड़ेगा। और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, और हीरा कठोर क्यों है और ग्रेफाइट मुलायम क्यों है, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो हम लोग हीरा और ग्रेफाइट में अंतर को समझ लेते हैं एक चार्ट बनाकर। वैसा ही एग्जाम में भी लिखना होता है। अगर परीक्षा में आ जाए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट करें, तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। गुणधर्म पहले यहाँ लिख लेता हूँ। गुणधर्म यानी किस आधार पर हम हीरा और ग्रेफाइट में विभेद करेंगे। हीरा और ग्रेफाइट में हम लोग विभेद करेंगे जबकि ये दोनों कार्बन के ही अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही अपरूप हैं। दोनों में फिर अंतर क्यों, दोनों में अंतर क्यों, इस बात को हम लोग समझेंगे संरचना के आधार पर। लेकिन फिलहाल अभी क्या अंतर है दोनों में वो हमें समझना होता है। पहला हो गई कठोरता, कठोरता के आधार पर, हार्डनेस के आधार पर, हार्डनेस के आधार पर हीरा पारदर्शी एवं कठोर होता है, कठोर होता है। इसमें हार्डनेस का गुण मौजूद होता है। जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट मुलायम होते हैं।
ग्रेफाइट धूसर यानी कलर उसका धूसर पदार्थ है जो मुलायम एवं सतह चिकनी होती है एवं चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह होती है। एक अंतर तो आपने देखा कठोरता के आधार पर कि हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होती है, ग्रेफाइट मुलायम होती है। हीरा पारदर्शी होता है जबकि ग्रेफाइट धूसर पदार्थ है। फर्स्ट हो गई कठोरता के आधार पर। हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हीरा में कार्बन परमाणु चार, हीरा में कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणुओं से जुड़कर, कौन से चार अन्य परमाणुओं? कार्बन के ही होनी चाहिए। कौन से चार अन्य कार्बन परमाणुओं? चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक त्रिविमीय, बीमा मतलब समझते होंगे डायमेंशन, किनारा, त्रिविमीय दृढ़ यानी कठोर, दृढ़ संरचना बनाता है। इसका मतलब कठोर होगा ना, इसका मतलब क्या हो गई? कठोर हो गई। हीरा में यह बात हो गई। आते हैं ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु उसी तल में अपने निकटतम तीन कार्बन से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना बनाता है। ये तो मैंने दो अंतर आपको बताया, एक संरचना के दृष्टिकोण से और दूसरा कठोरता के आधार पर। संरचना के आधार पर और कठोरता के आधार पर हमने ग्रेफाइट और हीरा में अंतर समझाने का प्रयास किया। सिर्फ 2 पॉइंट दिया हूं मैं, कठोरता और संरचना। आगे देखिए चालकता, विद्युत चालकता। उपयोग भी हम लोग उसको देख सकते हैं, उपयोग के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है आपका वो है विद्युत चालकता के आधार पर करना है। उपयोग लिखे या ना लिखे, विद्युत चालकता तो लिखना ही लिखना है। तीसरा पॉइंट आ जाइए विद्युत चालकता के आधार पर हम हीरा और ग्रेफाइट में विभेद करेंगे। हीरा जो है वह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। हीरा विद्युत के कुचालक होता है जी, जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। हम अब फोर्थ पॉइंट भी दे ही देते हैं। उपयोग के आधार पर क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। उपयोग के आधार पर हम
हीरा और ग्रेफाइट का अंतर समझेंगे। तो जैसा कि आप समझते होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे कि हीरा का उपयोग आभूषण में भी किया जाता है, शीशा को काटने में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, स्नेहक बनाने में, जैसे मोबिल जो होती है ना, तेल वगैरह मशीनों में डाला जाता है, कल पुर्जों में, ताकि चीकना हो, और बैटरियों में, सेलों में क्रोड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, शुष्क सेलों में इसका इस्तेमाल होता है। ये उपयोग के आधार पर हम लोग अंतर कर लेते हैं। तो आभूषण बनाने में ग्रेफाइट का आभूषण नहीं बनता है ना, आभूषण बनाने में, शीशा काटने में ग्रेफाइट का उपयोग पहले देख लीजिए आप, पेंसिल बनाने में, और शुष्क सेलों में इसका प्रयोग होता है। तो हमने देखा हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, 4 अंतर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अप्रूफ हो गया, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रोकार्बन को देखेंगे। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हम लोग ने देखा हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन जी, परिभाषा, कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे हमारे मेथेन है CH4, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो मेथेन क्या हो गई? हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वह किस प्रकार, कितने रूपों में पाई जाती है, और हम इसका अध्ययन किस प्रकार करेंगे। तो आइए मैं खाका तैयार करके आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हमें समझना आसान हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन अचक्रिय भी कहेंगे, एलिफैटिक भी कहेंगे, इसे एलिफैटिक भी लिखा आप देखेंगे, या तो इसे विवृत भी कहते हैं, विवृत श्रृंखला। ये हो गई आपकी हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट, यानी अचक्रीय एलिफैटिक ग्रुप श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा हो गई चक्रीय, जिसे समृद्ध श्रृंखला वाले भी कहते हैं, समृद्ध बोलिए या चक्रीय बोलिए, या वलयी भी बोला जाता है इसको, वलयी श्रृंखला वाले यौगिक। कौन? तो हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग इसके अंतर्गत 2 चीज पढ़ेंगे। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त यौगिक और सेकंड है असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के अंतर्गत आते हैं एल्केन, हम एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे। और असंतृप्त में आ जाता है एल्कीन तथा एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन।
और चक्रीय श्रृंखला वलय में चक्रीय में दो आते हैं। एक है एलिसाइक्लिक, और सेकंड है एरोमेटिक। हम लोग इतना का अध्ययन करेंगे। एलिफैटिक ग्रुप में संतृप्त यौगिकांग जो होगा एल्केन, असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमें संरचना सूत्र बनाना होता है, इम्पोर्टेंट है। बिंदु संरचना भी बनाना होता है, जिसे हम लोग सीखेंगे। एल्केन ग्रुप में हम लोग उसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। एल्केन का होता है CnH2n। मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं लिख रहा हूँ एल्केन। फिर है एल्कीन, इसका क्या होता है CnH2n। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ अभी। एल्काइन, ये सही नहीं है, गलत है। एल्काइन CnH2n, इतना तो आप याद कर लेंगे। एल्केन का जो सूत्र है वह है दो सटा के, एल्किन का है दो को हटा के, एल्काइन का है दो को घटा के। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। CnH2n, जहाँ n संख्या होती है, नंबर होता है कार्बन का या हाइड्रोजन का। कार्बन का एक नंबर होता है। n बराबर कार्बन का नंबर हो गई, n बराबर कार्बन का नंबर हो गई। हमने कहा CnH2n आप याद कर लें। और एल्केन का होता है दो सटा के, एल्किन का होता है दो हटा के, और एल्काइन का होता है दो घटा के। सटा के, हटा के, घटा के। यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं सटा के, हटा के और घटा के। इस प्रकार हम लोग बहुत ही आसान ढंग से सिंपल वे में एल्केन, एल्किन और एल्काइन को याद कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कार्बन की। अगर एक कार्बन हो तो हम मेथ कहेंगे, दो कार्बन हो तो एथ कहेंगे। यानी n की जगह पर अगर एक है तो मेथ कहेंगे, टू है तो एथ कहेंगे। हम लोग उसे पहले जान लें, उसके बाद हम लोग संरचना सूत्र को देखेंगे। आई होप आप लोग यहाँ तक तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे। एल्केन, एल्किन और एल्काइन को हम किस प्रकार सूत्र याद रख सकते हैं। CnH2n आप याद रख लें किसी प्रकार, जबरदस्ती ही सही। CnH2n, उसके बाद आप दो सटा के, दो हटा के और दो घटा के, यानी दो एक्स्ट्रा इसमें प्लस हो जाएगी, इसमें दो नहीं प्लस होगा हटा के, और इसमें दो माइनस हो जाती है एल्काइन में। एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये संतृप्त है, ये दोनों असंतृप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आपको याद रखनी है, इसे आपको बिल्कुल याद रखनी है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10। इतना आपके बुक में फिलहाल जो क्लास 10 में भारतीय भवन में या किसी और बुक में दिया गया होगा 10 तक। n11, n12, इतने में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ n कार्बन की संख्या है, जहाँ n कार्बन के परमाणु की संख्या है, जहाँ n है कार्बन के परमाणु की संख्या, जहाँ n कार्बन के परमाणु की संख्या है, जहाँ n कार्बन के परमाणु की संख्या है। मैंने टोटल n इज इक्वल टू 12 तक बता रहा हूँ, 12 तक बता रहा हूँ। याद रखिए इसे। मेथ, एथ, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, प्रोप, तीन कार्बन प्रोप, तीन कार्बन प्रोप,
4 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 5 कार्बन पेंट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, ऑक्टल नंबर 7 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन डेक, 10 कार्बन डेक, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, डेक अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, डोडेक, अनडेक और डोडेक। बस इतना ही आपको क्लास 10 तक की, से ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। मैं इसे आपको सलाह दूंगा कि पहले आप इसे याद कर लें, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। जहाँ n बराबर कार्बन की संख्या होती है, n बराबर कार्बन की संख्या होती है, तो सर्वप्रथम हम लोग एल्केन ग्रुप को देखेंगे, एल्केन ग्रुप को देखेंगे। अब मैं इसे आपको फिलहाल रहने दे रहा हूं। चलिए हम लोग एल्केन ग्रुप को पहले समझते हैं, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन ग्रुप को समझते हैं। तो मैंने क्या बोला था, CnH2n लिख लीजिए और 2 लिखिए आप सटा के। ये एल्केन ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का, एल्केन। अनुलग्नक क्या है तो N, अनुलग्नक क्या है N। आइए, अगर हम कार्बन 1 लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे C, N की जगह लिखूंगा 1, H2 गुने N की जगह 1 और +2, C1 नहीं भी लिख सकते हैं, H 2 इकाई 2 और जोड़ 2, CH4, CH4। यह किसका सूत्र है जी? तो आइए, कार्बन जब एक है तो क्या लिखना है आपको, मेथ। और क्या अनुलग्नक है, जोड़ देना क्या है तो N। हो गई आपको मेथेन, हो गई आपको मेथेन का सूत्र। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ले लिया C=2 यानी 2 कार्बन ले लिए, तो फार्मूला है, सूत्र है CnH2n+2। Cn की जगह 2 रखना है, H2 गुने 2 + 2 यानी C2H2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 किसका सूत्र है जी? तो जब कार्बन 2 होता है तो क्या लिखते हैं हम, एथ लिखते हैं। जब कार्बन 2 होता है तो क्या लिखा जाता है जी, एथ। और हमें क्या जोड़ देना है अनुलग्नक के रूप में, N। तो हो गया एथेन। क्या बन गया, एथेन। अनुलग्नक, अनुलग्नक सफिक्स कहते हैं जिसे, से बाद में जोड़ा जाता है, अनुलग्नक है। अनुलग्नक है क्या, N। अनुलग्नक क्या है, N। तो अन जोड़ दिए, N N N एक आर, और ना जोड़ दिए तो हो गया एथेन, और उसी प्रकार हो गया मेथेन। अनुलग्नक की मैं बात कर रहा हूं। अनुलग्नक है क्या, N। एल्केन का अनुलग्नक क्या है, N। एल्केन में अनुलग्नक है आपका N। अगर मैं बात करता हूं कार्बन C की, यानी नंबर ऑफ कार्बन 3 लेना है, एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2, 2 सटा के। तो C हम कितना ले रहे हैं जी, 3। तो Cn की जगह लिखूंगा 3, H2n की जगह लिखूंगा 3 और +2, तो C3H 3 दूनी 6 और जोड़ 2 8, C3H8, C3H8, C3H8। जब 3 है तो क्या होगा आपको, प्रोप। 3 है तो क्या होगा आपको, प्रोप। और जोड़ देना क्या है हमको, N। जोड़ देना क्या है हमको, N। तो क्या बन गया आपको, प्रोपेन। क्या बन गया आपको, प्रोपेन। इसी प्रकार आप बना सकते हैं। मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन मैंने 4 ले लिया, नंबर ऑफ कार्बन मैंने 4 ले लिया, तो लिखूंगा N की जगह 4, N की जगह 4। तब हमें बनकर आएगी C4H4 3 12 और 2 14, C4H14, C4H14,
जो कि सूत्र है आपको देखिए। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम? ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, बिल्कुल ब्यूट लिखेंगे। और क्या जोड़ देना अनुलग्नक के रूप में? एन, एन, तो क्या हो गई? ब्यूटेन। C4H14 का अर्थ हो गया ब्यूटेन। अगर मैं दूं C5H 5 दूनी 10 2 12, तो हम कहेंगे जब कार्बन 5 है, जब कार्बन 5 है तो क्या है? पेंट। और लिखेंगे एन अनुलग्नक के रूप में, तो हो गया पेंटेन। उसी प्रकार हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब इसका हम लोग बनाएंगे संरचना सूत्र। अब हम लोग बनाएंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र हम लोग बनाते हैं। तो कुछ कार्बनिक यौगिक को हम लिख लेते हैं और उसका हम संरचना सूत्र आपको बताते हैं। और एक आता है संघनित सूत्र। कभी कभी एग्जाम में संघनित सूत्र भी आता है। तो आइए हम दोनों आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। संरचना सूत्र एवं संघनित सूत्र। संरचना सूत्र एवं संघनित सूत्र। चलिए पहले हम बात करते हैं CH4 की, जिसे कहते हैं हम मेथेन, जिसे कहते हैं हम मेथेन। इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र यहाँ बना लेंगे और इधर हम लिखेंगे संघनित सूत्र। संघनित सूत्र बारी बारी से। तो कार्बन कितने हैं जी? 1 है। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो 4। बिल्कुल याद रखना है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो 4। चलिए एक बॉन्ड मैंने दे दिया। अब हाइड्रोजन का कितना है? 4 हाइड्रोजन है। चलिए 1 हाइड्रोजन तो दे दिया। एक मैं इधर करके बैलेंस कर लेता हूँ, एक ऊपर कर लेता हूँ 3, एक नीचे हो गया 4। तो ये बन गया आपका मेथेन का संरचना सूत्र। मेथेन का संरचना सूत्र। और संघनित सूत्र में क्या होगा कि कार्बन जो है H के साथ, कितने H के साथ जुड़ा हुआ है? 4। ये हो गया आपका संघनित सूत्र। ये हो गया आपका संघनित सूत्र। अब हम कुछ बड़ा बनाते हैं। यानी चलिए ब्यूटेन का बनाते हैं। ब्यूटेन है C4H 4 2 8 और 10। ये हो गया आपका ब्यूटेन। जब कार्बन 4 है तो ब्यूट है, हो गया ब्यूटेन। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं। कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 हैं। तो कार्बन 4 हम पहले ले लेते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन मैंने ले लिया। इसे सिंगल बॉन्ड से सब पहले हम बांध लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन एल्केन ग्रुप में कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं। एल्केन ग्रुप में कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 10 है। एक हाइड्रोजन इधर दे दिया मैंने, एक हाइड्रोजन चलिए इधर दे दिया। इसी प्रकार आप एकदम आराम से बिठा दीजिए, बिल्कुल बिठा दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है जी। अब जरा गिनकर देखिए, पता कीजिए तो कि कार्बन चारों ओर मिलाकर 4 बॉन्ड है। बिल्कुल है। कार्बन चारों ओर मिलाकर कितने हैं? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। ये बन गया आपका ब्यूटेन का संरचना सूत्र। अब हम बात करते हैं संघनित सूत्र का। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, बारी बारी से कार्बन को पकड़ लेंगे, कार्बन को पकड़कर हम बिठाएंगे। तो फर्स्ट कार्बन कितने H के साथ जुड़ी हुई है? 1 2 3, तो CH3 हो गया। सेकेंड कार्बन कितने H के साथ जुड़ी हुई है? तो 1 और 2, 1 और 2, H कितने हो गए? 2 हो गए। थर्ड कार्बन 2H के साथ है, थर्ड कार्बन भी 2H के साथ है। और फोर्थ कार्बन 3H के साथ है। देखिए 1 2 3, तो हम लिखेंगे CH3। तो ये हमारा हो गया संघनित सूत्र। ये हमारा हो गया संघनित सूत्र ब्यूटेन का। इस प्रकार हम लोग संरचना सूत्र और संघनित सूत्र बना सकते हैं। हम आगे और संरचना सूत्र, संघनित सूत्र को देखेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ एल्केन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एल्केन ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कुछ और देख लेते हैं, कुछ और बड़ा रहे तो फिर कैसे बन पाएगा। C9H20 का निकालते हैं। C9H20 का निकालते हैं। 9 है तो क्या हो गया? नोनेन। 9 है तो क्या हो गया? नोनेन हो गया। नोनेन का हम लोग निकालते हैं संरचना सूत्र सबसे पहले। तो कार्बन कितने हो गए? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल बॉन्ड से पहले बांध लीजिए, बांध लिया। हाइड्रोजन कितने हैं? तो 20 है। एक हाइड्रोजन पहले दोनों छोर पर लगा दीजिए, बाकी लगाते जाइए। तो यह देखिए, लगाते जाइए तो, और हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिएगा। 20 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि हम लोग एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं, कोई और दूसरा ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। एकदम दिमाग को बचा कर रखिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यही चैप्टर में अभी आपका दिमाग खर्च होने वाला है। तो कार्बन कितने हैं? 3, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनकर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दूनी 18, 19 और 20। तो ये बन गया हमारा संरचना सूत्र नोनिन का, जिसका सूत्र था C9H20। अब हम लोग इसका संघनित सूत्र को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्बन 3H के साथ जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3H के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंड कार्बन 2, थर्ड 2, फोर्थ 2, फिफ्थ 2, सिक्स्थ 2, सेवन्थ 2, 8 भी 2 और 9 है आपका 3। टोटल कार्बन जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल हाइड्रोजन जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दूनी 14 और 3 17 और 3 20। कुल हाइड्रोजन की संख्या 20 और कुल हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 9 था। तो हमारा बन गया संरचना सूत्र। ये हो गया आपका संघनित सूत्र। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।